हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं राजेश राज। IBC 24 की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। साल 2017 में GST लागू किया गया था। तब वैट सिस्टम के तहत अलग अलग तरीके के करीब 1 दर्जन टैक्स लगा करते थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि GST एक कर होगा, बहुत सामान्य होगा, बहुत सरल होगा, इससे कारोबार बढ़ेगा। करीब 5 साल होने को है, केंद्र सरकार के खजाने तो लबालब भर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है GST लगने के बाद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पर? राज्य की आमदनी क्या बढ़ी या घटी? उसके सामने क्या मुश्किल आई या फायदा हुआ? राज्य के कारोबारी इसे लेकर के क्या सोचते हैं? कारोबार उनका फला फूला या फिर उसमें नुकसान हुआ? इन तमाम मुद्दों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि GST की नए सिस्टम को लेकर के कारोबारी अपनी क्या राय रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। 30 जून 2017 ये वो तारीख थी जब देश के टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया। देश में टैक्सेशन की नई व्यवस्था GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली GST रोल आउट के कर्ताधर्ता थे। देश में जब से GST लागू हुई है, तब से लगातार इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने रहे। GST को लेकर हमेशा से एक बहस छिड़ी हुई है। मैं GST को गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं, क्योंकि इससे पूरे भारत में अब एक चीज पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। GST गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स बना दिए। छोटे व्यापारियों को अभी तक नहीं समझ आई क्या है ये। राजनीति और सियासत से इतर अगले 1 घंटे हम आपको GST से जुड़ी तमाम उन बारीकियों के बारे में बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। GST सिस्टम लागू होने के बाद एक आम आदमी को क्या फायदा हुआ है, इसे जरा समझ लेते हैं। GST के बाद कर पर कर लगाते जाने का सिस्टम खत्म हो गया। पहले कोई वस्तु फैक्ट्री में बनती थी, तब बनते ही उस पर केंद्रीय बिक्री टैक्स लग जाता था। वस्तु और केंद्रीय कर के ऊपर एंट्री टैक्स लगता था। उसके बाद डीलर, एजेंसी, होलसेलर या ट्रेडर, जिस भी स्तर पर यह सामान बिकता था, हर स्तर पर वैट टैक्स लगाया जाता था और आखिर में एक आम उपभोक्ता पर सारे के सारे टैक्स का बोझ आ जाता था। इसे कास्ट कैंडिंग इफेक्ट कहा जाता है, जिसे अर्थशास्त्री ग्रोइंग अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं मानते। GST में यह व्यवस्थाएं खत्म हो गई। फैक्ट्री में बनने वाले सामान पर केवल GST लगता है। अब डीलर, एजेंसी, होलसेलर या ट्रेडर स्तर पर सामान बिकने पर सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पर कारोबारी को टैक्स भरना पड़ता है। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होता है। वैट टैक्स सिस्टम की तुलना में उन्हें अब सामान के लिए कम कीमत देनी पड़ती है। पहले की तुलना में कारोबारी को भी टैक्स के रूप में कम राशि देनी पड़ती है, इसलिए कारोबारी के अनुकूल भी माना जाता है। लेकिन इसका असर देश और राज्य पर क्या पड़ा है, इसे भी जरा समझ लेते हैं। GST लागू होने के बाद केंद्रीय राजस्व खजाने में तो खूब पैसे आए, लेकिन कोरोना काल की अवधि छोड़ दें तो हर साल का आंकड़ा बढ़ता ही गया। इसी साल मार्च महीने का ग्रॉस GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1.42 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इतना कलेक्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ। पिछले साल इसी महीने की तुलना में ये 25% ज्यादा है। लेकिन प्रोड्यूसर स्टेट की खासियत रखने वाले छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, अब जरा इसे भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ कोयला, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम और फर्टिलाइजर जैसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला राज्य है। लेकिन GST की प्रकृति ही उपभोक्ता कर पर आधारित है, यानी इस सिस्टम में फायदा उन्हीं राज्यों को होना है जहां सेवाओं और सामानों का उपभोग ज्यादा हो। उत्पादक राज्य को नुकसान होना तो शुरू से ही तय था और यही इस प्रदेश के साथ भी हुआ। जब छत्तीसगढ़
में जीएसटी की प्रणाली नहीं थी, कोयले के ऊपर 5% वैट लगता था और वो 5% राज्य को आमदनी मिलती थी। आज कोयले के ऊपर 5% जीएसटी लग रहा है, आज भी रेट वही है, लेकिन हमको 50% मिलता है और 50% केंद्र सरकार को चला जाता है। यानी 2.5% हमको मिलता है, 2.5% केंद्र सरकार को चला जाता है और 2.5% के केंद्र सरकार के हिस्से का 42% फाइनेंस कमीशन के प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जो राज्यों को हिस्सा जाता है वो हमको 21% हमको वापस मिलता है। ऐसे तो 20.5, लेकिन 21 मान लीजिए, 41% हो गया, 42 नहीं है, पर 42 भी मानिए तो हमको कितना मिला? 5 रुपए का 71%। 71 कितना हो गया? 7 × 5 = 35, तो हमको 3.5% मिला, जबकि पहले हमको मिलता था 5%। तो हमको फायदा क्या मिला जीएसटी से? हमको नुकसान हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के लिए किया जाए। पुराने कर सिस्टम में यहाँ से निकलने वाले कोयला, खनिज, स्टील बार पर केंद्रीय बिक्री टैक्स के रूप में बड़ा राजस्व मिलता था, लेकिन जीएसटी ने आय के इस बड़े स्रोत को ही बंद कर दिया। अब यहाँ का कोयला, लाइमस्टोन, सीमेंट, आयरन बार सब कुछ बाहर राज्यों में जाने लगा और उसका पूरा फायदा उन राज्यों को मिलने लगा जहां इनकी खपत होती है। इस खपत का 50% सेंट्रल जीएसटी के रूप में केंद्र को जाता है और उस 50% में से 41% राशि वापस राज्य को लौटती है, यानी पुराने सिस्टम की तुलना में 71% राजस्व का नुकसान। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि इस राज्य को जीएसटी ने क्या फायदा दिया और क्या नुकसान किया। 2015-16 में छत्तीसगढ़ को कोयला खनन से 616 करोड़ का राजस्व मिला। जीएसटी जब लागू हुआ तब इसे बेस ईयर मानकर अगले 5 सालों तक राज्य को 14% की दर से सुनिश्चित प्रोटेक्टेड राजस्व का वादा किया गया, यानी यह भरोसा दिया गया था कि 2017 में 703 करोड़, 2018 में 805 करोड़, 2019 में 916 करोड़, 2020 में 1045 करोड़ और 2021-22 में 1352 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन इस साल राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में सिर्फ 255 करोड़ रुपए ही मिले। अब राज्य के दूसरे प्रमुख उत्पादों पर हुए नुकसान को भी देख लीजिए। साल 2015-16 में धान से चावल बनाने वाले मिलरों से राज्य को 660 करोड़ रुपए मिले थे। 14% के सालाना ग्रोथ के हिसाब से 2021-22 में कुछ नहीं मिला, यानी 1448 करोड़ का नुकसान। 2015-16 में सीमेंट से राज्य को 491 करोड़ रुपए की आय हुई थी। 2021-22 में 1078 करोड़ रुपए मिलने थे, मिले सिर्फ 325 करोड़ रुपए। आयरन एंड स्टील से 2015-16 में 941 करोड़ रुपए का आय हुआ था। 14% ग्रोथ के हिसाब से 2021-22 में 2066 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन आईटीसी का लाभ दूसरे राज्यों को मिल जाने के कारण राज्य को आमदनी होने के बजाय 2169 करोड़ का नुकसान हुआ। तेंदुपत्ता पर 2015-16 में 88 करोड़ की आय हुई थी। 2021-22 में 193 करोड़ का राजस्व मिलना था, लेकिन मिला सिर्फ 5 करोड़। वैसे ही टिम्बर पर 2015-16 की आय के हिसाब से पिछले वित्तीय वर्ष में 519 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर स्टेट होने के नाते छत्तीसगढ़ को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस जीएसटी के चलते सर्विस सेक्टर से राज्य को कमाई भी हुई है। साल 2015-16 में राज्य को सर्विसेज सेक्टर से 250 करोड़ की कमाई हुई थी, जो कि 14% ग्रोथ के साथ 2021-22 में 548 करोड़ होना था, लेकिन ये जबरदस्त तेजी के साथ बढ़कर 3243 करोड़ हो गया, यानी कि 2693 करोड़ का फायदा। लेकिन ओवरऑल राज्य को नुकसान ही हुआ। इन 9 सेक्टर से राज्य को 8269 करोड़ का राजस्व मिलना था, लेकिन मिला केवल 3916 करोड़ रुपए, यानी 4353 करोड़ का नुकसान। बाकी चीजों में अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर में बढ़ के हमको ज्यादा आमदनी मिली, लेकिन हमारा जो धन था, बस्तर वाले और कांकेर वाले और इन लोग क्या वो उसके लिए लड़ाई करते हैं कि भाई वो जो आयरन ओर है वो बाहर चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है उसका। तो हमको क्या नहीं मिल रहा है राज्य को, उसका एक झलक मैंने आपको जीएसटी में दिखाया। तो सर्विसेज और ये 8 बड़ी वस्तुओं का तुलना अगर आप करें तो ये
रेवेन्यू हमको 15-16 की थी 3,767.68 करोड़ की। ये 14% अगर हर साल बढ़ोतरी होती तो ये कितनी होती? ये होती 8,269.95 करोड़। हुई कितनी? 3,916.778 करोड़। घाटा हमको कितना हुआ? 4,353.17 करोड़। तो 2021-22 तक की कहानी में इन 8 वस्तुओं, और वस्तु हैं जिसमें हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन मैं कंपैरिजन बता रहा हूं कि ये 8 छत्तीसगढ़ के पास संसाधन क्या है। हमारे पास तो कोयला है, हमारे पास धान है, हमारे पास सीमेंट है, हमारे पास आयरन ओर है, हमारे पास तेंदूपत्ता भी है, हमारे पास टिम्बर भी है, हमारे पास एल्यूमिनियम भी है, हमारे पास फर्टिलाइजर भी है। जीएसटी का छत्तीसगढ़ राज्य पर पड़े प्रभाव के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को हमने देखा, लेकिन इस कर प्रणाली ने राज्य के कारोबारियों और आम आदमी पर क्या प्रभाव डाला है, उसकी पड़ताल अभी बाकी थी। इसके लिए हमने हर सेक्टर के छोटे से लेकर मंझोले और बड़े कारोबारी तक जाकर रियलिटी चेक करने की ठानी। इस सफर में सबसे पहले हम पहुंचे ग्रोसरी सेक्टर में, क्योंकि एक आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में दाल, चावल, तेल मसाले से लेकर चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स तक की जरूरत पड़ती है और एक कारोबारी एक छत के नीचे इन हजारों प्रकार के सामान का कारोबार करते हैं। तो जीएसटी ने इस सेक्टर के कारोबार को कितना सरल या कितना मुश्किल बना दिया, हमने बात की छत्तीसगढ़ में ग्रोसरी सामानों की चेन मार्केट चलाने वाले विजय काकरिया से। जीएसटी लागू होने के बाद आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है ग्रॉसरी आइटम्स, और हम राजधानी रायपुर के एक बड़े चेन के डायरेक्टर के साथ मौजूद हैं, शुभम के मार्ट में मौजूद हैं, और तमाम ग्रॉसरी आइटम्स, तमाम जो आम ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे बेची जाती हैं, और इसके कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ा, कारोबारी के नज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं। जीएसटी को एवरेज रेट ले लेना चाहिए। अभी हमको इतना मेंटेन करना पड़ रहा है कि ये 0 वाला इतना, 5 भेड़ वाला इतना, 12 का इतना, 18 का इतना। एवरेज देखो तो 5 भेड़ सेल ज़्यादा है ओवरऑल में। 12-18 को मेंटेन करने में और दिक्कत हमारे को। इतने HSN कोड मेंटेन करने पड़ते हैं। यदि गवर्नमेंट एक टैक्स कर दो हमको इतने कोड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा हमारे को। और जब एक ही टैक्स लगेगा तो ज़्यादा दिमाग लगने की जरूरत ही नहीं है। और हर आदमी को इतना टैक्स लग रहा है, हर आदमी मालूम रहेगा। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को एवरेज जो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती है अपना रेवेन्यू डिवाइड कर ले, और जो परसेंट आ रहा है वो परसेंट फिक्स कर दे। कोई भी परसेंट वो तय कर, जो गवर्नमेंट तय कर ले अपने हिसाब। आपका कारोबार बहुत आसान हो हाँ, सबका आसान हो जाएगा, मेरा नहीं सबका। अच्छा, अभी जो जिक्र कर रहे थे SSN नंबर की इतनी सारी चीज़ें हमको मेंटेन करनी पड़ती है, तो सरकार ने जब कहा था तो कहा था कि आपको 10 तरह के टैक्स से आज़ादी दिलाएंगे, एक लाएंगे, आपको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। अभी ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। HSN कोड के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं जितने HSN कोड है। और अब पहले कोई गवर्नमेंट था ही नहीं कुछ ऐसा। पहले तो नॉर्मल था कि 5 वाला कितना, 12 इतना, 18 इतना वो था। अभी तो हमको एक आइटम का ब्रीफिंग करना पड़ता है। यदि मेरे स्मार्ट के अंदर में मान लो 500 HSN कोड है तो पूरा मेंटेन करना पड़ता है मुझे। तो उसके लिए फिर आदमी लगाओ, CA रखो, सब वो तो पूरा ही करना पड़ता है। तो ये तो वैट के समय भी करना पड़ता होगा? नहीं, पहले कुछ नहीं था। पहले तो 5 और 12 में बेचा, और जितना सामने क्रेडिट होता था पहले कुछ झंझट नहीं था हमारे को। बाकी मेंटेन अभी भी वैसा ही है, लेकिन अभी मेंटेन करना पड़ता है, हेडेक है। अच्छा सर, तो जीएसटी से कोई एक्स्ट्रा बर्डन आया है या फिर प्रोसीजरल ज़्यादा बर्डन हो? अरे हमारा कोई बर्डन कुछ नहीं है। हम तो एजेंट है, बताया आपको मैंने। हम तो गवर्नमेंट एजेंट है। हम तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करें, गवर्नमेंट लोगों से लेके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हमारे को फायदा नहीं हो, हमको नुकसान है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी में की तरह से एक्सप्लेन करने में दिक्कत है। हर बार को बार बार ध्यान रखो कोई गलती तो नहीं हो गई। और यहाँ लोग अपने इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे लोग, इतने होशियार लोग नहीं, फॉरेन सरीके कि वो एकदम अप टू डेट रहे, ऐसे बहुत कम लड़के मिल पाते हैं। तो कलेक्टर मिस्टेक हो ही जाती है। वही फिर ध्यान रखो, फिर ठीक करो उसको, वो दिक्कत है। अच्छा, सबसे बड़ी तकलीफ अगर 1-2 गिनाना पड़े आपको जीएसटी की, तो वो क्या है? मेरे को तो भैया तकलीफ ऐसा वैसे देखो, सब मानो तकलीफ नहीं हो तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि कोई सरल होगी वो अच्छी होगी, कठिन होगा उसको हर में तकलीफ होगी। आखिरी में एक चीज़ पूछूंगा कि जीएसटी जो नया पैटर्न आया, तो वो किसी के लिए अच्छा है या आप लोगों के लिए कुछ अच्छा है या मुश्किल भरा ही है सब कुछ? देखो भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले कहा था हम हिंदुस्तानी आदमी हैं। हमको जो गवर्नमेंट बोलेगी हम लोग सहन करते हैं, सहन करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बोलेंगे वैसा हम काम कर लेंगे। लेकिन ये हर फ्लोर लेवल पे हर व्यापारी से समझेंगे,
तो काम सही होगा। अन्यथा ऊपर से जो वो बोलते हैं हम लोग मान लेते हैं, चलते रहता है, ऐसे चलते और क्या है। अच्छा, सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है जी, सिस्टम में बहुत ज़रूरत, सुधार की बहुत ज़रूरत है। चाहे और हर व्यापारी का जो आदमी जो व्यापारी जो काम कर रहे हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने मेरी प्रॉब्लम का आपको जिक्र किया है। जी, राइट सर। अच्छा सर, आपका तो एक गारमेंट सेगमेंट भी है। हाँ। तो उस सेगमेंट की भी वही दिक्कतें हैं? वो तो है थम रूल तो सेम वही जैसा है। ग्रोसरी जैसा उसमें भी दिक्कत हाँ, उसमें एच नोट काम है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यही है कि किसी में 5 है, किसी में 12 है, तो फिर वो 5 वाला ले गया तो 12 वाला ढूंढो। अच्छा। अब वो ग्राहक एक ही आइटम हमने खरीदा 800 रुपये में, बेचा उसको मान लो 1050 में, तो 800 में 5% टैक्स था, 1050 में उसका 12% टैक्स हो गया। तो हमको तो वो 800 में 900 150 गवर्नमेंट के लिए कमाया हमने, गवर्नमेंट के लिए क्रेडिट गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया उल्टा उसमें और बर्डन बढ़ गया। बढ़ गया। तो ओवरऑल सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, और इस सुधार की ज़रूरत को हर वर्ग का जो कारोबारी तबका है वो जिक्र कर रहा है कि ये सुधार होना चाहिए। और सुधार हो जाता है जितना बेहतर, जितना आसान तरीका टैक्स कलेक्शन का होगा, रेवेन्यू उतना ही बढ़ेगा। ये कम से कम जो छोटे मंझले किस्म के जो कारोबारी हैं उन सब की राय है। पहली बातचीत में ही जीएसटी की तकनीकी दिक्कतों को उन्होंने सामने रख दिया था, लेकिन ये दिक्कत किसी एक सेक्टर की ही थी या औरों की भी? हमने आम जीवन में ग्रोसरी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले गारमेंट सेक्टर की ओर रुख किया। राजधानी का पंडरी कपड़ा मार्केट न सिर्फ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रिटेल और थोक मार्केट है, बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ खरीदी बिक्री करने के लिए आते हैं। यहाँ हमारी बातचीत अनस्टिचेबल कपड़ों के बड़े डीलर सुशील अग्रवाल और रेडीमेड कपड़ों के डीलर से हुई। जीएसटी लागू होने के बाद जो कपड़े का मार्केट है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, उसे जानने के लिए पहुंचे हैं रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में। छत्तीसगढ़ का और कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया का एक सबसे बड़ा मार्केट हब कपड़ों का। और ये हम होलसेल की दुकान में हैं। हर दिन माल यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ या फिर दूसरे राज्यों को भी भेजा जाता है। और इस शोरूम के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला तो यही सवाल कि जीएसटी ने क्या बदला आपके कारोबार को? जीएसटी आने के पहले कपड़े में जो है खाली 1% इनकम टैक्स था, जिससे कि सरकारी फॉर्मेलिटीज़ हमारी बहुत कम थी। और जीएसटी आने के बाद जो है 1% से बढ़ के 5% हो गया, जिससे कपड़ा महंगा हो गया है। और सरकारी जो कार्य है, फॉर्मेलिटीज़ जो है बहुत बढ़ गई है, जिससे कि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं और हमारी परेशानियां बढ़ गई है। पर तो भी क्या है कि उस बिक्री में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा उससे हमारे को। अच्छा, तो ये हुआ कि जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा आ गई या फिर सामान बहुत महंगे हो गए, क्या ये कह सकते हैं? बहुत महंगे बहुत महंगा नहीं है। अगर 1% की जगह 5% जीएसटी हुआ है, तो अगर टैक्स के हिसाब से समझो तो 4% महंगा हुआ है। लेकिन अब सरकार जो नियम बनाएगी तो हमको तो उसी हिसाब से चलना ही पड़ता है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं उसको। अच्छा, कोई फ़ायदा भी दिखा? फ़ायदा तो कपड़े वालों को तो कोई फ़ायदा दिखा नहीं जीएसटी आने से। अच्छा, क्योंकि हमारे सरकारी काम बहुत बढ़ गया, पेपर वर्क बहुत बढ़ गया, हमारा स्टाफ बढ़ाना पड़ा हमको। अच्छा। हमारे खर्चे बढ़ गए, तो हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जीएसटी आने से। तो फिर इसका फ़ायदा किसको होगा? क्या आम जनता, कंज्यूमर या फिर सरकार? इसका फ़ायदा सरकार को होगा। अच्छा, कंज्यूमर को भी कोई फ़ायदा दिखता नहीं हमको। ओके। कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ ऐसा लगता नहीं है जी। सरकार को फ़ायदा होगा इसका। ओके, सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। चलिए, तो ये बाहर कुछ सामान पैक हो रहे हैं, आइए आप भी साथ में। तो हर दिन का यही कारोबार होता है, इस तरह से माल आते हैं और फिर यहाँ से बिल वगैरह के साथ में ये जा रहे हैं। देखिए कुछ बिल इसमें लगे हुए हैं। और जो पहले का एक कारोबार होता था वो बताते थे कि बस बिल की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्या ऐसा होता था? बिल की ज़रूरत पड़ती थी, पर जो अभी हर बिल में 5% लगाना पड़ता है और लगा करके जो है हर बिल की जो जानकारी पोर्टल में जो है लोड करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एक एक चीज़ की जानकारी के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसका हिसाब रखना पड़ता है। ई-वे बिल बनाना पड़ता है, जो भी माल जाता है बिल के साथ साथ ई-वे बिल भी बनाना पड़ता है। सरकार बॉर्डर के लिए जो है तो ट्रांसपोर्टर्स के बिना माल लेता नहीं है। पहले फॉर्मेलिटी सब नहीं थी, पहले हम लोग खरीदी करके आते थे और महीने के टोटल लगा करके जितना खरीदी होती थी उसमें 1% टैक्स पटा देते थे। और उसमें भी जो आउट ऑफ प्रोविंस माल जाता था छत्तीसगढ़ के बाहर, उसको घटा करके जो
नेट खरीदी होती थी उसमें खाली 1% लगता था, उसके अलावा कोई फॉर्मेलिटी पहले नहीं थी। अच्छा, इस बात की भी अक्सर जिक्र की जाती है कि जो लूप फॉल्स थे, जो लीकेज था, उसको इस सिस्टम ने बंद करना शुरू किया और जो लोग टैक्स दायरे से बाहर थे वो भी इसमें आने लगे। आपका अनुभव कुछ ऐसा कहता है? ऐसा तो मेरे को लगा नहीं, क्योंकि कपड़े में तो क्या पहले 1% टैक्स था, अभी भी 5% जो टैक्स है वो हमको लग के आता है और हम लगा के देते हैं, तो कपड़े में तो ऐसा कोई विशेष फ़र्क पड़ा नहीं। ये जो होजियरी या फिर रेडीमेड है उसका कुछ अनुभव है? रेडीमेड का तो मेरे को जानकारी है नहीं, हम लोग खाली कपड़ा बेचते हैं। जी जी। इस बातचीत से साफ हो चुका था कि जीएसटी ने जिस सरल और सामान्यीकृत व्यापार का भरोसा दिया था, जमीनी स्तर पर कारोबारियों के साथ वैसा नहीं हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ है और कौन कौन सी बड़ी समस्या इस सिस्टम में? इसे समझने के लिए हमने राजधानी के विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स सलाहकारों से जानने की कोशिश की। सरकार की ये मंशा थी कि एक देश एक कर लगे वस्तु और सेवाओं पे। तो वस्तु और सेवाओं पे जो प्रीवियसली जो टैक्स लगता था वो एक उत्पादन कर के रूप में एक्साइज ड्यूटी लगता था। उसके बाद फिर कुछ राज्य में एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री टैक्स लगता था, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और उसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस टैक्स लगता था। तो इन सब टैक्सेस को हटा के सरकार ने एक जीएसटी लाया जिसका नाम दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें गुड्स, सेवाएं और वस्तु दोनों को शामिल किया गया और उसमें पूरे देश में एक वस्तु पे एक ही दर पे जीएसटी की दर लागू हो। स्टेट गवर्नमेंट को पहले वैट मिलता था, प्लस जो एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल जो सीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मिलती थी। ठीक है, जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 मतलब शुरू में 2 साल के लिए उसमें वो कंपनसेशन सेस रखा था। ठीक है, उसको बढ़ा के 2022 तक उन्होंने एक्सटेंड किया था। अब वो 2022 के बाद वो सेस ख़त्म हो जाएगा अभी की स्थिति में। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के लिए सिर्फ एसजीएसटी रह जाएगा। तो एसजीएसटी की रेवेन्यू पुराने वैट में वैट कलेक्शन प्लस रेवेन्यू शेयरिंग उससे कम ही रहेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को अब आगे चल के नुकसान होगा। पुराना अपना जो वैट का था वो भी है, जैसे सुधार होते होते कमर्शियल टैक्स के बाद वैट सुधार होते होते एक ऐसे उसमें आ गया था कि हम 100% कंप्लायंस पूरी कर सकते थे। व्यापार से संबंधित जितनी भी कंप्लायंस होती है हम सारी मतलब विभाग को समझा सकते थे, उसके रास्ते थे हमारे पास। कानून एक्ट में भी इतने वो आ चुके थे और अपने जो अदालतों के निर्णय आ चुके थे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कि व्यापारी अपने लिए मतलब वो रास्ता निकाल सकता था ना। अब लेकिन वो है कि जीएसटी आने के बाद अपन बहुत सारी कंप्लायंस कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक्ट उलझा हुआ हो गया। वो मतलब व्यापारी के हित में कम, सिर्फ टैक्स वसूलने के हित में ज़्यादा रहा है। अब ये साफ हो चुका था कि नए जीएसटी सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अधिक दबाव कारोबारियों पर आया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी उस कारोबारी पर निर्भर हो गया है जिनसे माल खरीदा गया है। दूसरी बड़ी समस्या रिवाइज जीएसटी फाइल का विकल्प नहीं होने से जुड़ी हुई है। और तीसरी बड़ी समस्या ये कि अगर गलती से आपने ज्यादा टैक्स भर दिया तो उसे सरकार से वापस नहीं लिया जा सकता। उसे अगले महीने या वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजित किया जा सकता है। कुछ प्रावधान इतने जटिल हैं कि खुद एक्सपर्ट्स ये इस पर गलती तक कर बैठते हैं और उसका नुकसान कारोबारी को हो जाता है। कभी ऐसे गलती से हमारी बिक्री गलत चली गई, कभी खरीदी गलत चली गई। ऐसा होता है कि हम उसको सुधारना चाहते हैं, हम अपना सही चीज़ बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को, पर कभी कभी गलती हो जाती है। तो हमको अगर वो रिवाइज रिटर्न दे तो हम उस चीज़ को ठीक करके तुरंत बता सकते हैं कि भाई ये गलती हो गई है। पर रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन हमको चाहिए ही चाहिए, उसको तो देना ही चाहिए। नहीं देने से हम इतनी सारी मुसीबत आ रही है उसमें। हमारा अगला पड़ाव ज्वेलरी सेक्टर था। रायपुर का सदर बाजार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सराफा बाजार है और यहाँ के हर दिन का कारोबार कई 100 करोड़ का है। यहाँ हमने रायपुर सराफा बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू से बात की और उनकी पीड़ा भी जीएसटी की तकनीकी जटिलता को लेकर सामने आ गई। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और जीएसटी के बाद ज्वेलर्स के कारोबार कितना प्रभावित हुआ, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कुछ राहत मिली, कुछ फ़ायदा हुआ
या परेशानी बढ़ गई, मुश्किलें बढ़े, इन तमाम बातों पे, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कि जीएसटी ने आप लोगों के कारोबार को किस रूप में प्रभावित किया है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो वेट था उस समय सोने और चांदी पर 1% लगता था, अभी जीएसटी 3% है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे ग्राहक को देना है और हम तो एक बीच की कड़ी है जो सरकार तक उसको पहुंचाते हैं। किंतु जीएसटी में इतनी सारी समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं कि उसको यदि युक्ति संगत बनाएंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए भी और एडवोकेट के लिए भी और सरकार के लिए भी। हम तो केवल कलेक्शन सेंटर है एक तो सरकार के। दिक्कतें क्या हुई? आप जो कह रहे हैं कि वो सुधारना है तो सबको दिक्कत कम होगी, तो पहले का जो टैक्स सिस्टम था वो और जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, अभी एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि हम होलसेलर से या किसी भी मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं और हम बिल को उसी दिन ले लेते हैं, टैक्स पटा देते हैं, और यदि उसने अपने खाते में उसको लार्ज नहीं किया तो वो उस महीने में यदि नहीं किया है तो हमको क्रेडिट इनपुट उसमें नहीं मिलता है, हमें फिर से उतना ही टैक्स। जैसे आपने मुझसे 10 लाख का सामान लिया, 3% के हिसाब से 30,000 रुपये मुझे इसमें टैक्स भरना, और जो मैंने भर चुका है, और चूंकि मेरे को मार्च के महीने में वो इनपुट नहीं दिख रहा है तो यदि उन्होंने रिटर्न नहीं भरा और वो 30,000 रुपये मुझे फिर से भरना पड़ेगा, तो 60,000 का भार मुझ पर आएगा। और यही चीज़ एक 28% वाला जो आइटम रहता है उसमें 2,80,000 रुपये हमने उसमें जीएसटी पटाई, और फिर से जब उसमें इलाज नहीं किया तो 2,80,000 फिर से पटाना पड़ेगा। 10 लाख के लिए 5,60,000 रुपये मुझे टैक्स जीएसटी पटाना पड़ेगा। अच्छा, जो मुझे रिटर्न होगा। ये होता है आपके साथ? हुआ है? होता है? हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये रिवाइज, और ये वो लोग भरते नहीं है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, उनका इतना बड़ा सेटअप रहता है कि वो अगले महीने उसको लाते हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 1 महीना के लिए रुक जाए, अगर वो वक्त पे नहीं भरा तो उस महीने ना मिले, लेकिन फिर बाद में तो मिल ही जाएंगे ना आपको। हाँ, तो वो तो हम बोल रहे हैं रिटर्न मिलेगा, पर उस महीने हमें बाहर आ गया ना भाई, 10 लाख का सामान के लिए 5,60,000 रुपये मुझे आर्थिक बोझ बढ़ा कि नहीं, एक्स्ट्रा बर्डन आ गया उस महीने के लिए। ये क्या इस सिस्टम में कुछ फायदा भी हुआ है आपको या सिर्फ परेशानी ही मिली है? नहीं, फायदा हुआ है, निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ा है, जीएसटी आने के बाद व्यापार बढ़ा है, हर जो पारदर्शिता और बढ़ गई है जीएसटी आने के बाद, और उसको सरकार की आय भी बढ़ी है, व्यापारी की आय भी बढ़ी है, उसमें कोई जीएसटी से हमको कोई समस्या नहीं। पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। अच्छा, आप तो चूँकि जुड़े हैं कारोबार से, आप उन चीज़ों को समझते होंगे। आम आदमी तो समझता भी नहीं है कि उसको पहले कितना पैसा देना पड़ता था, अब कितना पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन जो आपकी बातचीत है उससे एक चीज़ निष्कर्ष निकल रहा है कि लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि पहले टैक्स कम था, अब टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, तो आम लोगों की जेब ढीली हुई है। क्या ये सच है? देखिए, ये तो सरकार की नीति है, इसमें व्यापारी हम कलेक्शन सेंटर है, सरकार ने जितना टैक्स फिक्स किया है हम ग्राहक से लेते हैं और सरकार को दे देते हैं, बीच में हमारा कुछ भी नहीं रहता, इसलिए इस बारे में क्या कहा जा सकता है। चलिए, आप इनडायरेक्टली उसको बोलना नहीं चाह रहे चूँकि आप कारोबारी हैं, तो ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और पूछेंगे कि जीएसटी से किसका भला हुआ? सरकार जब इसको लागू कर रही थी तो बहुत सारे टैक्स को हटा करके हम एक टैक्स लाएंगे, ऐसी बात कही गई। 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई, सीमलेस आईटीसी क्रेडिट इनपुट की बात हुई। तो जब इतनी सारी बातचीत थी, लेकिन आपकी बातचीत से लगा कि नहीं, समस्याएं बढ़ी है, तो फिर फ़ायदा किसको अल्टीमेट दिखते हैं आप? देखिए, जीएसटी से फ़ायदा देश को ही हुआ है, ये बात 100% सही है, इसमें दो तथ्य वाली कोई स्थिति नहीं है। जीएसटी लागू होने के बाद जितने टैक्स है सब क्लियर होने के बाद जीएसटी से पूरा फ़ायदा सरकार को हुआ है, और सरकार की आय बढ़ी है और व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ा है। दरअसल जीएसटी ने आम उपभोक्ता पर करों के कई अतिरिक्त बोझ डाल दिए हों, ऐसा नहीं है, बल्कि साइकिल, स्टील बर्तन, साबुन, आइसक्रीम, स्टेशनरी, कॉफी जैसे सामानों पर पहले की तुलना में कर कम हुए हैं और कारोबारी को आम लोगों से टैक्स लेकर सरकार को देना है, इसलिए उस पर कोई बोझ नहीं है। लेकिन उन्हें तकलीफ है तो सिर्फ जीएसटी फाइलिंग की पेचीदगियों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर के कारोबारी इससे दुखी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारी इसे भरोसेमंद, पारदर्शी और कारोबार को बढ़ाने वाला सिस्टम बताते हैं।
जीएसटी लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या प्रभाव पड़ा, उस पर बातचीत करने के लिए राजधानी रायपुर में मारुति के प्रिंसिपल डीलर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या बिजनेस ईज ऑफ हुआ या फिर कुछ मुश्किलें भी बढ़ी? नहीं, जब से हमने डीलरशिप खोली है 2018 में, तब से हम जीएसटी जब लागू हो चुका था तो ईज़ ऑफ, हम दूसरे हमारे पुराने डीलरों से बात करते तो पता लगता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ जीएसटी आने से। ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अकाउंटिंग बहुत इजी हो गया है। तो ये फ़र्क हुआ है जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो अभी जब आप ये कारोबार करते हैं, कभी आपको किसी स्टेप पे फील हुआ कि ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है या फिर वो आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है प्रॉब्लम, कई दूसरे सेक्टर्स में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो कभी आपको महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ज़्यादा इजी हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और 2 प्रकार के टैक्स थे, पहले वैट था, सर्विस था, अभी एक जीएसटी है, तो ज़्यादा इजी हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनपुट भी ईजी है और आउटपुट तो इजी लग के आता ही है हमको, ये जीएसटी तो बिल्कुल इजी है, क्रिस्टल क्लियर है। जीएसटी आने से सब कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एकदम परफेक्ट है। अच्छा, जब हम दूसरे सेक्टर्स में बातचीत कर रहे थे, जैसे गारमेंट्स हो गया या फिर जैसे ग्रॉसरी हो गया, अब उसमें हज़ारों आइटम है और हज़ारों आइटम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके और उनको, तो उनकी जो मेन शिकायत थी वो ये कह रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा पड़ गया, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ा, हमको फिर वो सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा जिससे आप लेते हैं वो अगर वक्त पे अपना आईटीसी नहीं फाइल किया तो हमको उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। इस सेक्टर में क्या आपको इस तरह की कोई दिक्कतें फील होती है? नहीं, इवन इन दिस सेक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे भी बढ़ा है। बिकॉज HSN कोड जो होते हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे हमारे पास स्पेयर पार्ट्स की लाइन होती है पूरी, तो उसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइटम होते हैं, बट उसमें वर्किंग करने में इन्वेंट्री वाइज और इनवॉइस वाइज जितने आइटम हमारे पास आते हैं और जितने हम सेल करते हैं, उनके HSN कोड वाइज काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गया अभी काम करना। अब तक हमारी बातचीत कई बड़े कारोबारियों से हुई थी, लेकिन राजधानी के मध्यम और छोटे वर्ग के कारोबारी नए सिस्टम पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे रवि भवन। रायपुर के जयस्तंभ चौक स्थित रवि भवन प्रदेश में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा रिटेल और थोक बाजार है। हीरा माखीजा अपने एक शॉप के जरिए ही पूरा परिवार चलाते हैं, उनकी राय जरा अलग है। जीएसटी लागू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, खास करके मोबाइल फ़ोन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके कारोबार पे क्या प्रभाव पड़ा? राजधानी रायपुर का रवि भवन बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे इन तमाम आइटम्स का होलसेल मार्केट मिलता है और उसके प्रमुख कारोबारी हमारे साथ हैं। तो यही बताएं कि जीएसटी ने मोबाइल के कारोबार पे क्या फ़र्क डाला, अच्छा डाला, बुरा डाला, कैसा रहा? कारोबार में बहुत अच्छा रहा, किंतु जो उसका मतलब सरलीकरण होना चाहिए जी, ताकि जो हम जीएसटी पे करते हैं और उसके पीछे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है और हमारा जो अकाउंटेंट है या सीए है, उन लोगों ने हमें उलझा कर रखा हुआ है, क्योंकि वो हमारी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते, हम उनकी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ रहती है मोबाइल के वर्किंग में। क्योंकि होता क्या है कि अभी जैसे माल आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी शहर से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फ़ायदा है जीएसटी में कि दूसरे शहरों से रेट का फ़र्क नहीं आ सकता। दूसरा, ऑनलाइन का जो काम होता है, ऑनलाइन में हम जैसे 10 पीस परचेज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हज़ारों पीस परचेज करती हैं, उसमें मिनिमम 5 से 7% का फ़र्क रहता है। उसके बावजूद कस्टमर यहाँ से लेना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उसको पीस देखने को मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जीएसटी जो चीज़ है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बस उसको सरलीकरण करना चाहिए। अच्छा, उसका सरलीकरण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को उसकी सुविधाएं मिले। तो अभी आपके कारोबार पे क्या लगा, मतलब थोड़े से तकलीफें बढ़ गई या पेचीदगियाँ बढ़ गई? पेचीदगियाँ जो भी सिर्फ अकाउंटेंट को लेके है, बाकी बिजनेस को लेके कोई नहीं है। मतलब कोई टैक्स ज़्यादा नहीं लगा, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई मतलब कीमत बढ़ गई इसके वजह से तो ग्राहक की प्रभावित? हर ग्राहक समझ चुका है, आम आदमी समझ चुका है उसको, लेकिन ये जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा ऐसी की जाए कि ग्राहक को बिल बनाते समय उसको कोई दिक्कत नहीं होने कीजिए कि इसमें जीएसटी जोड़े कि नहीं जोड़े, या तो
टैक्स लगना चाहिए, जो भी होना चाहिए। वन टैक्स के लिए ही तो जीएसटी बना था, वन टैक्स ही है। सरलीकरण नहीं है ना उसमें। अच्छा, अभी देखो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टैक्स लग रहा है। मोबाइल पे अलग लग रहा है, एसेसरीज में अलग लग रहा है, उसमें अलग लग रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों को पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। वो अगर एक जैसे सेक्टर भाई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया तो उसमें एक टैक्स लगना चाहिए, तो उसके बाद कोई किसी को टेंशन नहीं होगा। अच्छा, और आदमी बिल बनाएगा, सीधा एक ही टैक्स जोड़ेगा और आगे बढ़ा देगा। आम जीवन में मेडिसिन की भी बड़ी जगह है, तो जीएसटी ने इस सेक्टर को कैसे प्रभावित किया है ये बताते हैं रायपुर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दवा के डीलर संजय रावत। पहले भी हम 12% टैक्स पटाते थे, अभी भी हम 12% टैक्स पटा रहे हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त कंज्यूमर को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। पर सवाल यह है कि इसकी ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है और सरकार इतनी बारीक नज़र रखी हुई है अपने टैक्स पर कि अब उसको लेट, मतलब अगर एक दिन भी टैक्स लेट होता है तो उसका ब्याज कैलकुलेट होने लगा है। तो फिर ओवरऑल कह सकते हैं, आप मानते हैं कि देश और राज्य हित में शायद बेहतरी है? निश्चित रूप से किसी भी सरकार को अच्छे से वर्क करने के लिए उसको राजस्व अच्छा मिलेगा तो ही सरकार योजनाएं अच्छी बना सकती है। और हम चाहते कि अच्छे से करें और किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं रहे और सरकार को उसका पूरा राजस्व जो है वो मिलते रहे। थोड़ी बहुत दिक्कत और चुनौतियों के बीच कारोबारी अब मानने लगे हैं कि जीएसटी पारदर्शी और देश के विकास के लिए बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि अब टैक्स चोरी आसान नहीं है और जो कारोबारी पहले कच्चे में कारोबार कर लिया करते थे अब वैसा करना आसान नहीं रह गया है। लेकिन हमारा आखिरी सेक्टर रियल एस्टेट इतनी उम्मीदों से भरा नहीं मिला, क्योंकि जीएसटी अपनी मूल प्रकृति को खो देती है, क्योंकि यहाँ बिल्डर को ही लोहा, छड़, सीमेंट, ईंट का आखिरी उपभोक्ता मान लिया जाता है और उन्हें आईटीसी का लाभ नहीं मिलता। राजधानी के बिल्डर बताते हैं कि अगर उन्हें बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले जीएसटी पर आईटीसी का लाभ होता तो ये फायदा एंड कंज्यूमर यानी कि आम आदमी तक जाता और उन्हें मकान 12 से 13% सस्ता मिलता। जीएसटी आने के बाद काफ़ी चीज़ फ़ायदेमंद हुई है, ऐसा तो मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन एज अ रियल एस्टेट प्लेयर अगर आप मेरे से पूछोगे तो 1/4/2019 तक जो जीएसटी में हमको इनपुट मिलता था उससे एक आम आदमी को भी फ़ायदा होता था। हमारी जो बेसिक कॉस्ट होती थी उसमें हम जीएसटी को नहीं इंक्लूड करते थे जब हमको इनपुट मिलता था, तो जो कॉस्ट कस्टमर को ट्रांसफ़र होता था वो कॉस्ट जीएसटी को छोड़ के होता था। लेकिन 1/4/2019 के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे रियल एस्टेट में जीएसटी का इनपुट हमको नहीं दिया गया। मतलब जीएसटी का इनपुट नहीं दिया मतलब क्या? हम जीएसटी इनपुट आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आज के दिन में। तो अगर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते तो हम वो कस्टमर को पास ऑन भी नहीं करेंगे, हमारी कॉस्ट बढ़ गई। कैसे? आज के दिन में कंसल्टेंसी फीस में 18% लगता है, लोहा में 18% जीएसटी है, सीमेंट में 28% जीएसटी है, ब्रिक्स में 5% जीएसटी है। ये सब चीज़ कॉस्ट को बढ़ा दिया। अगर मेरा 100 रुपये का कॉस्ट था वो सीधा 110-115 रुपये का कॉस्ट हो गया जो आज कस्टमर को बेयर करना है। उसके ऊपर से उनको जीएसटी भले ही 5% पटाना हो, लेकिन वो 5% ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन इंक्लूड करने के बाद हो रहा है। तो एक तरह से रियल एस्टेट में देखा जाए तो जीएसटी का बेनिफिट हुआ भी और नहीं भी हुआ। 2019 तक हुआ, 1/4/2019 के बाद सभी ने कॉस्ट बढ़ाई। आज हम रियल एस्टेट प्लेयर होने के नाते हम एक कम्पिटिटिव मार्केट में बैठे हैं जहाँ पे सारे प्लेयर्स अपने कॉस्ट को कम करना चाहते हैं ताकि वो कस्टमर एंड यूज़र जो है उसको कम्पिटिटिव प्राइस पे कोई प्रोडक्ट दे सके। लेकिन जब जीएसटी ने हमारा इनपुट ही बंद कर दिया तो कस्टमर का कॉस्ट ऑटोमेटिकली सारे बिल्डर्स, सारे डेवलपर्स ने को बढ़ाना पे मजबूर कर दिया। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार का खजाना लबालब भरा हुआ है। हर महीने, हर वित्तीय वर्ष एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। इसकी वजह यह है कि जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद पहले बहुत सारे कारोबारी टैक्स सिस्टम से बाहर थे, अब वो अंदर आ गए हैं और वो टैक्स पे कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि पहले के सिस्टम में जो लूपहोल्स था जिसके ज़रिए टैक्स की चोरी हो जाती थी वो अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और इसके चलते सरकार के खजाने में पैसे आ रहे हैं। लेकिन इस नई सिस्टम में जो छोटे मंझिले कारोबारी हैं उनकी दिक्कतें भी कुछ बढ़ी हैं और वो जो दिक्कतें गिना रहे हैं अगर उनको दूर कर लिया जाए तो फिर जीएसटी से किसी को ऐतराज़ नहीं होगा।
आज की पड़ताल में बस इतना ही। अगले बार किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए IBC 24 और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।